नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा जिले की एक बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा सीट गुढ़, जिसको लेकर तमाम तरह की अटकलें, तमाम तरह की चर्चाएं, लेकिन उन चर्चाओं के बीच कुछ ऐसी बात जो पब्लिक डोमेन में आना बहुत जरूरी होती है। गुढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो 2018 से कार्यकाल शुरू हुआ जी, इसमें बहुत सारा समय कोविड में चला गया जी। मेजर कौन सी ऐसी चीजें थी जो कर पाए और कुछ ऐसी चीजें भी रह गई होंगी जो छूट गई? जरूर। देखिए, 2018 के बाद ये निश्चित रूप से पूरे देश में कोविड का एक प्रलयकारी प्रकोप आया, जिसको जनता के सहयोग और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत ने बहुत अच्छी तरह से दुनिया के सामने एक मार्गदर्शक के रूप में उसको प्रस्तुत किया और कंट्रोल किया। निश्चित रूप से उस समय बहुत से कामों में व्यवधान आया और बहुत से काम रुके रहे। उसके बाद भी गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो बहुत ज़रूरी काम थे, जैसे सिंचाई का रकबा काफ़ी बढ़ गया, जो बहुत मेजर रोडें थी जैसे पन्नी, बदवार, सीतापुर, उसका काम चालू है। रायपुर से सुपिया बाया महसाओं वगैरह, ये बड़ी रोडों की बात मैं कर रहा हूँ। वैसे छोटी मोटे तो बहुत सारे काम हुए हैं। ये इन रोडों का काम चालू है और काफ़ी अच्छे प्रगति की स्थिति में है। कुछ कॉलेजेस जैसे हमारे यहाँ जो शुरू हुए थे उनमें विज्ञान संकाय नहीं थे, उसके लिए प्रयत्न किया गया है और वो अंतिम चरणों में है कि उसमें गोविंदगढ़ में भी और रायपुर में भी विज्ञान संकाय और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज लगने लगेंगे। ऐसा मुख्यमंत्री जी ने भी अभी मेरी मुलाकात में उनसे आश्वासन दिया है, उसमें उन्होंने आदेश भी किया है। रही सवाल बेसिक स्ट्रक्चर की, तो हमारे यहाँ ये रेस्ट हाउस रायपुर में नहीं था, उसकी मंजूरी आ गई है। गोविंदगढ़ बाईपास एक बनना था, गोविंदगढ़ में कंजेशन था, तो सतना रोड से सीधे मेन बड़े तालाब तक उसकी भी मंजूरी आ गई। करीब 7-8 करोड़ का काम है। गोविंदगढ़ तालाब के सफाई का प्रोजेक्ट हम काफ़ी अरसे से लगे थे कि उसकी व्यवस्था हो और गोविंदगढ़ को एक टूरिज्म के रूप से में विकसित किया जाए। इसमें हमारे पूर्व और वर्तमान कलेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो अंतिम चरणों में है कि वो उसमें एक रूपरेखा जो उसकी बनी है उसके अनुसार वो काम शुरू हो जाएगा। हमारा एक प्रयत्न बराबर रहा है कि इस क्षेत्र के नवयुवकों को और ख़ासकर पढ़े लिखे नवयुवकों को कुछ काम ज़्यादा मिले। मैंने कई दफ़े कहा और फिर भी इस बात से मैं आहत रहता हूँ कि यद्यपि दुनिया का दूसरे नंबर का सोलर प्लांट गुढ़ क्षेत्र में बदवार के ऊपर पहाड़ी में सोलर प्लांट बना, जो दुनिया का नंबर आकार और उत्पादन में दूसरे नंबर का है, लेकिन उसमें हमारी इच्छा अनुसार और गुढ़ के युवकों की अपेक्षा अनुसार स्थानीय लोगों को उतना काम नहीं मिल पाया है, जिसकी बारंबार मैं हर इंटरव्यू में हर स्तर पर मैं चर्चा करता रहता हूं। और इस इंटरव्यू के माध्यम से भी और आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से भी मेरा सरकार से निवेदन है कि इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। एक बड़ी समस्या इस क्षेत्र में शिक्षा काफ़ी है, लेकिन उस अनुपात में चूँकि हमारे यहाँ रोजगारों की कमी है रीवा ज़िले में, बड़े रोजगार, बड़े इंडस्ट्री जो इसकी, इसलिए उस अनुपात में हम रोजगार नहीं दे पाए हैं। उसका प्रयत्न हम सबको मिलके करना चाहिए। ये मन में एक टीस है, क्योंकि मैं तमाम बड़े मंचों पे मैं देख चुका हूं कि विधायक नागेंद्र सिंह को इस बात का बहुत मलाल है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा अल्ट्रा सोलर मेगा प्लांट, लेकिन रोजगार उस तरह से नहीं मिल पाया। उसके लिए प्रयास किए जा रहे। मैंने धरना तक दिया, 3 साल पहले मैंने धरना दिया था और इसके बाद मैंने तमाम लिखा पढ़ी की। अभी जब गडकरी जी आए थे मुख्यमंत्री जी के सामने, मैंने जो टनल का, ये भी 5 सालों का ही काम है जो टनल बनी है, वो भारत की सबसे चौड़ी और एक बड़ी लंबी टनल है
जो भारत के सड़क के इतिहास में एक मील का पत्थर है, उसका उल्लेख करना मैं भूल गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। है, तो उस कार्यक्रम में भी मैंने ये बात रखी थी और मैंने गडकरी जी से विशेष आग्रह किया था कि एक नेशनल हाईवे, ये जो नेशनल हाईवे झांसी से सिंगरौली है, झांसी से रांची, झांसी से रांची से, तो ये गोविंदगढ़ से एक पहाड़ के किनारे किनारे एक नई नेशनल हाईवे वहाँ हनुमाना तक बनाई जाए, पहाड़ पूरा पड़ा है। उससे फायदा ये होता भाई साहब कि वो सड़क बन जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, तो उद्योगों के लिए जमीन आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब एक कॉरिडोर हो जाएगा और जमीन वहाँ सब सरकारी पड़ी है, कोई जंगल उंगल ऐसा है नहीं, मोस्टली पत्थर का जंगल है। तो वहाँ जमीन, जिस तरह सोलर प्लांट आया है खाली जमीन पर, इस तरह से इसी तरह गुड़ में एक उपलब्धि और आई है। गुड़ में एक औद्योगिक केंद्र का काम शुरू हो गया है, औद्योगिक केंद्र विकास निगम का, वहाँ कई छोटी मोटी इंडस्ट्री लग रही हैं। इस तरह से यदि ये रोड बन जाएगी तो पूरे हनुमाना तक पूरे जिले का औद्योगिक विकास होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जी, 2018 विधानसभा चुनाव के पहले मेरी जब आपसे बात हो रही थी जी, उस समय 2013 का एक जिक्र हुआ और 18 तक में जिस तरह से आप पहले भी एक्टिव थे, मतलब अमूमन ये होता है ना कि सुबह अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं तो आप क्षेत्र में ही ज्यादातर समय रहते हैं। 18 में जब चुनाव हुए तो कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला है, फिर कास्ट इक्वेशन की बहुत बात होती है गुड़ विधानसभा में कि 2 क्षत्रिय लड़ रहे हैं, 1 ब्राह्मण लड़ रहे हैं, तो पूरा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा। लेकिन तकरीबन 8-9 हजार वोटों से आपको जीत मिल गई। जी। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि समीकरण तो कुछ और इशारा कर रहे थे और फिर सीधे परिणाम कुछ ऐसे आ गए। देखिए भाई साहब, राजनीति ये जातियों की बात बहुत होती है, पर ये राजनीति किसी एक जाति और एक धर्म पर आधारित नहीं होती, मेरा ये अनुभव है। मैं बहुत छोटे गरीब परिवार से आके मैंने यहाँ राजनीति शुरू की। गुड़ में तो मेरा गांव भी नहीं है, मेरा गांव मनगमा क्षेत्र में है, मैं रहने वाला भी गुड़ का नहीं हूँ। परिस्थिति बस रीवा की बजाय मुझे गुड़ से चुनाव लड़ना पड़ा कांग्रेस का 1985 में है, और उसके बाद लगातार कार्य क्षेत्र मेरा गुड़ है और अन्य परिस्थितियाँ आई कि उसके बाद मुझे 98 में बीजेपी में जाना पड़ा। मैंने महसूस ये किया है कि आम जनों का आशीर्वाद जिसको मिलेगा वही राजनीति में सफल होगा। किसी एक वर्ग विशेष को लेकर, एक समुदाय को लेकर, एक जात को लेकर, तो मेरा हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि आम गरीब गुरुआ का आशीर्वाद मिले और हर जाति का, मुझे हर जात का गरीब वर्ग वोट करता है, ब्राह्मण भी बराबर मुझे वोट करते हैं। ठाकुर, मैं ये कहूँगा कि गुड़ क्षेत्र में, रीवा के अन्य क्षेत्रों में ठाकुरों में मेरी मान्यता हो सकती है कुछ हो, गुड़ में कम है। उसके कारण स्थानीय है, है। और जैसा आपने भी कहा कि 2 ठाकुर लड़े, 1 ब्राह्मण लड़ा, तो भी आपने सीट निकाल ली, तो वही आम जनता का आशीर्वाद मिलता है और उसी के भरोसे मैं राजनीति करता हूँ। अच्छा, पिछले चुनाव में एक मुद्दा बहुत डिस्कशन में आया चुनाव के ठीक पहले कि गुड़ में एरा प्रथा, तो खैर जिले में जिसको लेकर सवाल खड़े होते, लेकिन कहे गुड़ की में एरा नेताओं से भी गुड़ को बचाना है जो गुड़ के नहीं है। आपने शुरुआत में ये भी डिस्कशन में कहा कि मैं रहने वाला नहीं हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन इसका रिफ्लेक्शन आप देखते हैं कि चुनाव में आगे भी पड़ सकता है क्या कि आप गुड़ से नहीं है, यहाँ से हैं, लेकिन राजनीति तो लंबा समय गुड़ में हो गया। अब राजनीति में तो तरह तरह की बातें होती है भाई साहब, हैं। अब एरा प्रथा यदि चलता होता राजनीति में तो मोदी जी बनारस से चुनाव क्यों लड़ते? क्यों? बिल्कुल, ये एक बड़ा मसला है। तो ये तो देखिए एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है। यस, आपकी जनता ने आपको मान लिया है कि हमारे काम का आदमी है और आपका कर्तव्य है कि उनके कामों के प्रति आप निष्ठा से उनके प्रति निष्ठावान रहें, उनके तकलीफ़ों को देखें, उनके लिए काम करें। इतना है, और कोई एरा वरा प्रथा नहीं होती। आपको जहाँ मन हो, जहाँ चरिए, जहाँ जाइए, जिस खेत में, वो सब
रीवा में जब भी किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हों, जब कभी चर्चा होती है तो विधायक नागेंद्र सिंह जी को लेके एक चर्चा जरूर करते हैं, स्ट्रेटजी मेकर, एक कुशल रणनीतिकार। सर थोड़ा सा पीछे आते हैं, 2008 जी अभी पिछले दिनों मैंने एक इंटरव्यू किया जी कपिध्वज सिंह का। पिछली बार समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थे, इस बार कांग्रेस में है, जी टिकट के स्वाभाविक दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में एक कमिटमेंट हुआ था, क्योंकि आप उस परिवार से पहले जुड़े रहे हैं, जी जी और उन्होंने कहा कि राजनीतिक यात्रा यहीं से शुरू हुई है। जी 2008 में एक कमिटमेंट हुआ कि अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका बताना था कि यहीं से सारी चीजें शुरू हुई। इस पूरे मसले को शुरू से लेकर लास्ट तक विधायक नागेंद्र सिंह का इस मसले पर क्या कहना है? देखिए, ऐसा कोई कमिटमेंट तो कभी हुआ नहीं। ये बात सही है उनका कहना कि मेरी राजनीतिक यात्रा ताला हाउस से शुरू हुई है, और उनके बाबा कुंवर मोहरध्वज सिंह जी और उनके पिता स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी, जो हमारे अभिन्न मित्र थे, उनके सहयोग से मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। और वो शुरू हुई नगर पालिका रीवा के चुनाव से 1974 में है। तब ये शायद पैदा न हुए होंगे, या कि पैदा भी हुए होंगे तो पालने में रहे होंगे, हैं। तो उनको सब कमिटमेंट याद है, तब का तो हमको तो नहीं कैसे उनको सब याद है, हैं। अब रही बात, जब नगर पालिका का चुनाव आया, मैं इसको विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड आम जनता को भी सब पता चले। जी बिल्कुल। हम लोग खिलाड़ी थे, नरेंद्र सिंह इस क्षेत्र के सबसे बड़े खिलाड़ी, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट सबके, और बहुत ही दरिया दिल इंसान। कभी उन्होंने अकेले खाना नहीं खाया, 10-20 प्लेयर्स जब उनके साथ बैठ जाए तभी वो खाना खाते थे। यदि उनको कहीं पता लग गया कि इसके पास फीस का पैसा नहीं है, जर्सी खेलने की जर्सी का कप नहीं है, जूते नहीं है खेलने के, तो उसका इंतजाम वो अपने आप करते थे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब चुनाव आया नगर पालिका का, तो नगर पालिका के चुनाव में हमने पहल की, अखबार में निकला कि नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। ये 74 की बात है भाई साहब। तो मैंने कहा चुनाव लड़ना चाहिए। तो सब खिलाड़ियों ने कहा कि अरे इसमें कहाँ पढ़ते हैं अपन, लेकिन नरेंद्र सिंह ने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, लड़ना चाहिए, रीवा की जनता के लिए कुछ काम भी करना चाहिए। हम लोगों ने निर्दलीय रूप में 15 खिलाड़ियों को चुनाव लड़ाया, खिलाड़ियों को सबके। उसमें महावीर शुक्ला थे, बजरंग तिवारी थे, और बहुत सारे थे लोग, खिलाड़ी। उसमें 15 में 12 हम जीत गए, और 3 इंडिपेंडेंट और जीते, तो वो हमारे साथ आ गए, तो 12-3 हम 15 हो गए। 30 पार्षदों का हाउस था तब, आज 45 का है नगर निगम होने के बाद। तो उसमें हम एक पार्षद हमारे लिए कम था, 16 से मेजॉरिटी बनती थी। हाँ। लेकिन उस समय की तत्कालीन राजमाता ग्वालियर विजया राजे सिंधिया जी, जिनको हम लोग महाराज कहते हैं, वो वहाँ से चल कर आई बाई रोड, यही ताला हाउस में बैठक हुई, ताला हाउस के लान में। इनको सब जानना चाहिए। वही ने कहा कि वो तो पैदा नहीं हुए थे तो क्या जाने ये सब, ये तो कमिटमेंट की बात करना तो बात की बात है। तो उन्होंने सब परिस्थितियां देखी, और हम लोगों ने एक मत से नरेंद्र सिंह को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। अच्छा, हमारे प्रस्ताव था। हाँ। और सभी पार्षदों का। ठीक है। नरेंद्र सिंह खड़े होकर हाथ जोड़कर राजमाता के सामने खड़े हुए। मोहरध्वज सिंह जी भी थे, उनके पिताजी, उनके दोनों चाचा थे, स्वर्गीय हरमर्दन सिंह और स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, मुझसे कुछ नहीं बनता है, ये नागेंद्र ने ही चुनाव लड़वाया है और यही अध्यक्ष बनेंगे। हमने सब ने कहा नहीं, इनको बना दीजिए, ये हमारे सबके मार्गदर्शक हैं और जनता के अजीज हैं। उन्होंने बिल्कुल खड़े कहा कि महाराज मैं बनूंगा ही नहीं। मैं इतना संकोची हूँ, मैं ना कहीं बोल पाता न कुछ कर पाता, मैं कभी भी राजनीति में नहीं रहूंगा, ये उनका कहना था। अच्छा। और उसके बाद मुझे अध्यक्ष बनाया गया। बाहर से जनसंघ ने, तब जनसंघ थी, बीजेपी भी नहीं थी, जनसंघ ने बाहर से मुझे सपोर्ट किया। ये तो स्थिति थी ताला हाउस के कंट्रीब्यूशन की है।
अब जो आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, हाँ 2008। 2008 में किससे कमिटमेंट किया, कहाँ किया? 2008 में तो नरेंद्र सिंह भी नहीं थे, उनकी डेथ पहले हो चुकी थी 2002 में, है? तो कमिटमेंट जो होता तो उनसे ना होता, जिन्होंने हमको आगे बढ़ाया। कोई ऐसी बात नहीं थी। हमने बराबर ये कोशिश की कि कहा कि भाई ताला हाउस से, चूंकि और हर सार्वजनिक भाषणों में मैं कहता हूँ कि मैं राजनीति में आने के लिए, समाज में स्थान बनाने के लिए ताला हाउस का ऋणी हूँ, और नरेंद्र सिंह का ऋणी हूँ विशेष रूप से, और किसी का नहीं ऋणी हूँ, और कुंवर मोहर ध्वज सिंह का ऋणी हूँ, है? ठीक और है। किसी का नहीं है। तो ये 2008 में कोई ऐसी बात नहीं हुई? नहीं, उनका कहना था कि क्षेत्र का बहुत दबाव था, चूंकि हमारा परिवार सामाजिक पृष्ठभूमि में, राजनीति में लोगों को आगे बढ़ाना, खेल में आगे बढ़ाना, तो बहुत दबाव था कि चुनाव लड़िए। तो ये बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप लड़िए, लेकिन फिर पीछे हट गए। नहीं। अब देखिए, एक तो दोस्त वो थे नरेंद्र सिंह, जिन्होंने राजनीति छोड़ दी, कह दिया राजमाता सिंधिया से कि हम नहीं कर पाएंगे, अपने पिताजी से कहा सबसे, हम नहीं करेंगे, यही करेंगे। और एक दोस्त ये हैं जो इन्होंने अमहिया के अभिषेक मिश्रा और मान सिंह पटेल का क्या असर किया, दोस्त थे उनके। विध्वत सिंह जी दोस्त थे इनके, दोस्तों को बुला के और उनका क्या असर किया, सर काट के, गला काट के फेंक दिया। ये दोस्ती निभाने का ये जज्बा रहा है, समझे? इनको कारण मैं आज खुल के कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए था, इनके कारण कुंवर नरेंद्र सिंह को ताला हाउस छोड़ के चिरहुला के घर में कितने दिनों रहना पड़ा। इन्होंने सर वहाँ घर लिया एक छोटा सा, वहाँ कितने दिन नहीं रहना पड़ा वहाँ। तो देखिए, ये राजनीति में आप पारदर्शिता की बात करेंगे तो पारदर्शिता ये भी होनी चाहिए कि हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट क्या है, क्यों हमने कहाँ से शुरू किया, तो आपने कहाँ से शुरू किया है। ठीक है, ये तमाम तरह के जो आरोप थे उन पे आपने बड़ी बेबाकी से बात रखी। पिछले चुनाव में जो परिणाम आए, जी। सुंदरलाल तिवारी जो अब दिवंगत कांग्रेस नेता तीसरे स्थान पर चले गए, वो दूसरे स्थान पर आ गए, एक जन समर्थन। लेकिन आपने 18 चुनाव के पहले जो चीजें हमारे इंटरव्यू में कही थी कि पिछली बार कुछ चीजों से चूक गए थे जब कांग्रेस जीती थी, वो सारी चीजें इस चुनाव आते आते वो समीकरण ध्वस्त होते हुए दिखे। आपने जातिवाद पे भी बात की कि वोट उस आधार पे नहीं होता है। गुढ़ में लगातार ये एलिगेशन लगते हैं कि किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, बिजली की समस्या है, तमाम तरह के एलिगेशन अपोजिशन लगाता है। उस समय की स्थिति गुढ़ की और आज की स्थिति, देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक अलग मसला है कि राजनीतिक रूप से ये तो तय होता है बाजार से क्या स्थिति है। जब से हमने बाणसागर का पानी दिया है रीवा जिले के और गुढ़ के अधिकांश हिस्से के हैं, तब से आप बाजार में देख लीजिए, गाड़ियों की बिक्री, टू व्हीलर्स की बिक्री, साइकिलों की बिक्री, यदि ये हो रही है तो स्थिति हमारी आर्थिक सुधरी है तब हो रही है कि आर्थिक स्थिति बिगड़ी है तब हो रही है। बिजली की समस्या के विषय में कल ही एक मीटिंग हुई है कलेक्ट्रेट में। हम ये मानते हैं कि अरे पहले का हाल तो सोचिए बिजली का, जो ये लोग बात करते हैं आज कांग्रेस में हो जहाँ हो, कि दिग्विजय सिंह के ज़माने में बिजली का हाल ये था कि यहाँ सेविंग करने के लिए टाइम निकालना पड़ता, कितने बजे बिजली आएगी तो दाढ़ी न कट जाए, बाल बन वो सेव कर लें, हैं। और वो है वहाँ जो मोटर पंप लगे रहते सिंचाई में, तो लड़का जाता था चालू करने, कहा तो वो बाप गया पंप चालू करने, लड़का कहता था आई, उन्होंने बटन दबाया और लड़का चिल्लाया पप्पा गई बिजली। तो ये हाल था, क्या रोना था। ट्रांसफार्मर और इन्वर्टर ठेलों में सब्जी के भात यही से रीवा में बिके हैं, पूरे प्रदेश में बिके हैं। और 2003 में क्या हुआ था, जब ये कांग्रेस के बंटा ढार एक वो जुमला छपा था, बंटा ढार ने ही बीजेपी को यहाँ स्थापित किया। स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं। क्षेत्र बहुत बड़ा है और तो अमूमन देखा गया कि गुढ़ विधानसभा रीवा से शुरू होता है
और एक अंतिम छोर तक चुरहट से लगा है उधर, उधर महूगंज से लगा है, देवतलाव से लगा है, मनगवा से लगा है, मनगवा से लगा है, सिमरिया से लगा है, इधर लौवा तरफ। तो बड़ी चुनौती है, फिर तो घूमते घूमते थक जाते हैं। ठीक है। उम्र के आप जिस पड़ाव में हैं, पिछली बार भी बात हुई, बीच में विरोधी इस बात को लेकर भी आते हैं कि आपने किसी मंच पर शिवराज सिंह चौहान के सामने कहा था कि अब मेरा आखिरी चुनाव है, तमाम तरह की चर्चा। क्या विधायक नागेंद्र सिंह अगले चुनाव के लिए तैयार हैं, या फिर राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा? देखिए, राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई व्यक्ति नहीं चुनता, पार्टी चुनती है। हम अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। हम फिजिकली न थके हैं न हारे हैं, और न मैंने मुख्यमंत्री जी से किसी सार्वजनिक भाषण में ये कहा है। मैंने ये जरूर कहा कि पार्टी का जो एक चलन है कि 75 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद रेस्ट करना चाहिए, तो मैं रेस्ट करने को तैयार हूँ। लेकिन पार्टी ये समझती है कि नहीं, रेस्ट की जरूरत नहीं है, पार्टी को आपकी ही जरूरत है, तो हम पार्टी के आदेशों का पालन करेंगे। और जहाँ तक उत्तराधिकारी चुनने का है, तो पार्टी जब पूछेगी तो पार्टी से बात करेंगे। पिछले दिनों एक बयान आया, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी, विकास को लेकर ये बयान था कि कंक्रीट और फ्लाईओवर बनाना बस विकास नहीं है। आपने उस चीज पर भी बोला था, बहुत नजदीकियां रही। देखिए, बहुत स्पष्ट सवाल है, बहुत नजदीकियां रही, गिरीश गौतम जी के साथ रहे, विधानसभा अध्यक्ष हैं। अचानक से तमाम राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हुई कि कुछ दूरी बना ली। ये सवाल तो आप कृपया विधानसभा अध्यक्ष जी से करें। लेकिन विकास के मुद्दे पर बोलिए। विकास, फ्लाईओवर बने, रोड बनी, टनल बना, सब कुछ हुआ, तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीवा महानगर बन गया भाई साहब। इस आप क्या चाहते हैं कि शहर में वही जाम लगा रहे, शहर में उसी तरह रेलम पहल मचा रहे, कोई जान पाए आगे? आखिर विकास का तो ये मापदंड है, फ्लाईओवर बनना, नए अस्पताल बनना, ये जितना सुपर स्पेशलिटी आ गया है, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एक बन गया है, तो विकास तो भाई हर चौतरफा हो रहा है। तो उसमें ये कहना कि कंक्रीट से ही तो बनेगा भाई, ना, चाहे स्टेडियम बने, चाहे फ्लाईओवर बनेगा तो कंक्रीट से ही। पिछले जिला पंचायत चुनाव में प्रणव प्रताप सिंह, हमने कई सार्वजनिक मंचों पर देखा कि वो बाहर से एजुकेशन लेके आए हैं, यहाँ पर एक अलग वर्किंग मॉडल को लेके काम करना चाह रहे हैं, और आप बहुत फोर्सफुली उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगर इस तरह की सोच है तो ये चीजें आगे बढ़नी चाहिए। फिर एक चर्चा बैकग्राउंड में फिर शुरू हो गई कि विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है, नागेंद्र सिंह जी तैयारी कर रहे हैं, जबकि अभी आपने कहा कि पार्टी जो आदेश देगी, फिजिकली मैं फिट हूं, अगर पार्टी कहती है कि अभी फिर लड़ना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। तो इन चर्चाओं पर विराम कैसे लगेगा? इन चर्चाओं पर विराम तो पार्टी ही लगाएगी है। हम तो अपने साथ उनको इसलिए ले घूम रहे हैं कि वो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष का पूरे जिला में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, और शिक्षा समिति के वो अध्यक्ष भी है पूरे जिले के हैं। तो और हमारे नेचुरल है, हमारे चाचा जी के लड़के हैं, तो हमारे छोटे भाई हुए, तो और उनको संघर्षों के बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाने के लिए मेहनत किया है हम लोगों ने, तो हम क्यों ना चाहें कि वो आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया तो सबके लिए खुली है ना। आखिरी सवाल, गुड़ विधानसभा 2023 का चुनाव, अब से कुछ 2-3 महीने बाद आचार संहिता, तमाम चीजें शुरू हो जाएंगी। बड़े मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर इस बार विधायक नागेंद्र सिंह चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि अपोजिशन के आरोप अलग हैं, लेकिन आपके वो कोर कौन से एजेंडे हैं जिनको इस बार पूरा कर लेना है, जो कमियां रह गई हैं? मैंने तो पहले बता दिया, चिंता हमको यहाँ के नागरिकों की है कि उनको जॉब मिले, और बाकी अभी 100% सिंचाई नहीं हुई है, उसको 100% करना है, क्योंकि सिंचाई होने से किसान की ताकत आर्थिक बढ़ती है। फिर कोई और इंडस्ट्री यहाँ आ जाए। मेरा बार बार आग्रह था कि एक जो स्किल पार्क बन रहा है रीवा में, वो गुड़ में चूँकि काफ़ी ज़मीन भी है, वहाँ आए, उसके लिए भी मैं अभी संघर्षरत हूँ। कल भी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है वीसी के माध्यम से, तो उन्होंने कहा कि गुड़ में जल्दी आकर इन बातों की चर्चा करूँगा। और मुख्य रूप से एजुकेशन और
सिंचाई, तो हमारे कोर इशू रहेंगे। और औद्योगिक विकास, थोड़ा बड़े उद्योग आए यहाँ, छोटे मोटे नहीं, बड़े उद्योग आए, तो उसमें ताकि 1000, 2000, 10,000 लोगों की खपत हो, इस तरफ मेरा ध्यान रहेगा। सकारात्मक लेकिन राजनीति। आपने ये कहा कि नागेंद्र सिंह के क्या इशू रहेंगे, नागेंद्र सिंह के इशू तब रहेंगे जब नागेंद्र सिंह चुनाव लड़ेंगे। हाँ बाकी अगर कोई और लड़ता है तो नागेंद्र सिंह मजबूती तो के साथ उसके लिए चुनाव भी लड़ाएंगे। कहेंगे कि ये काम आगे बढ़ाओ भाई, ठीक है। उससे भी कहेंगे कि ये काम आगे बढ़ाओ। गुड़ विधानसभा, सकारात्मक राजनीति और नकारात्मक राजनीति, दो तरह की चीजें होती हैं। हमने पिछले दिनों इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा था, बाहुबली सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि ये जो अंदर डिस्कशन होता है, चाहे यूथ हो चाहे कुछ भी हो, तो उन्होंने कहा कि जनता के लिए अगर बाहुबल का इस्तेमाल भी करना पड़े तो हाँ बाहुबली है। गुड़ विधानसभा के लोग बड़े सीधे साधे, बड़े अच्छे लोग हैं, उनको बाहुबली की जरूरत नहीं। बाहुबली बनना है तो यूपी में जाइए और किसी मुख्तार अंसारी के साथ रहिए, की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ थे गुड़ विधानसभा से बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह। फिजिकली बहुत फिट हैं, वही कॉन्फिडेंस जो 2018 में दिख रहा था, 2017-18 में जब मैंने इंटरव्यू किया, और आज की जो परिस्थितियां हैं, गुड़ के तमाम मुद्दे हैं, तमाम आरोपों पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।